नमस्कार, बंगाल क्लासेज में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो है यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे यह क्वेश्चन क्लास 10th का है, लेकिन जो आज का यह प्रश्न है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th में पढ़ रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, BSc में हो या अथवा MSc में हो। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक विशेष प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अर्थात विरोधाभास का नियम। जो विरोधाभास का नियम है ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि हम जब MSc BSc में पढ़ते थे तब हम विभिन्न प्रकार की थ्योरम्स को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर सिद्ध करते थे। तो सबसे मेन मुद्दा जो यहाँ पर है वह यह है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोधाभास का नियम होता क्या है एवं यह किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए दो एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और एक महसूस करते हैं कि ये होता क्या है, तब जाके हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। लाइट के बारे में हम जानते हैं कि लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जो सबसे तेज गति है वह लाइट के पास है। दूसरे शब्दों में लाइट से तेज कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे सिद्ध करें कि लाइट से तेज कोई भी चीज संभव नहीं है। तो इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। मैं आपके सामने एक आइंस्टाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन रखना चाहूंगा। वैसे तो वो BSc की मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट आप उसको इजीली समझ सकते हैं। यहां तक कि 8th क्लास के बच्चे भी इसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत ही छोटी चीज है। देखो, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। आइंस्टाइन ने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जो इस प्रकार आपके सामने रखी हुई है। यहां पर m जो है वह मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है v वेलोसिटी पर। जब उसकी वेलोसिटी v है उस समय जो उसका मास है वह m है। m0 उसका रेस्ट मास है, अर्थात विराम अवस्था में जो मास है उसका वह m0 है। यहाँ पर v प्रकाश की चाल है, यहाँ पर v is the velocity of that object and c is the speed of light। अब हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से सिद्ध करेंगे कि प्रकाश से तेज गति संभव ही नहीं है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैं यहाँ पर लगाऊंगा और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हमेशा अपोजिट माना जाता है। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि लाइट से तेज कोई भी चीज संभव नहीं है। तो चलो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक यान बनाया जाता है जो प्रकाश से तेज चलता है, और हम ये मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू है 2c, अर्थात प्रकाश की दुगनी चाल से वहां चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर मैं इस वेलोसिटी को यहां पर रखूं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस ये 2c मैं यहां पर रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन यू विल गेट m0 अपॉन √1 माइनस 4c² अपॉन c²। c² से c² कट हो जाएगा और आपके पास मिलेगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m0 अपॉन √ माइनस 3। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी समस्या यहां पर आ चुकी है। देखो यहां पर √-3 को लेकर के, देखो √-3 को लेकर के। तो √-3 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर -3 आएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में अर्थात रियल लाइन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है x, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ सके। ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो आएगा मेरे पास 9, और +3 का स्क्वायर करता हूं तब भी मेरे पास आएगा 9। तो चाहे मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, चाहे वो नेगेटिव हो अथवा पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फिर ये कहां से आ गया? ये हमारी दुनिया अर्थात रियल वर्ल्ड से कोई बाहर की चीज है। तो ये बाहर की चीज आई कहां से? इसका मतलब ये मास कुछ अजीब से मान दे रहा है। तो ये अजीब से मान क्यों आए?
क्योंकि हमारी शुरू की कल्पना गलत थी। वो कल्पना क्या थी? v = 2c मानना, अर्थात कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो यान है, वो प्रकाश की दुगनी रफ्तार से चल रहा है, अर्थात प्रकाश से तेज चल रहा है, वह कल्पना ही गलत थी। इस प्रकार मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश से तेज कोई भी चीज संभव नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी 1 लाइट ईयर के बराबर है एवं इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी 2 लाइट ईयर के बराबर है। और साथ में ये भी मान लेते हैं कि ये कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, हाइपोथेटिकल चीज हम मान सकते हैं, ये कोई प्लेनेट है। मान लेते हैं कि साइंस इतनी अधिक डेवलप हो जाती है कि हम अन्य ग्रहों पर भी बस पाते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई ग्रह है, बी कोई ग्रह है। मान लीजिए 2 आदमी यहाँ पर निवास करते हैं। ए को मान लेते हैं अंकुश, यहाँ पर अंकुश रहता है एवं यहाँ पर राजकुमार रहता है। यहाँ पर राजकुमार रहता है। सबसे पहले एक लाइट ईयर को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक लाइट ईयर का अर्थ क्या होता है। एक लाइट ईयर का अर्थ ये होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, अर्थात प्रकाश वैसे एक सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर। अगर आप इसको आंख बंद करेंगे तो आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। देखो, प्रकाश यहां से लेकर चांद पर पहुंचने में 1 पॉइंट समथिंग सेकंड का समय लेता है। जब 1 सेकंड के कुछ भाग में, 1 सेकंड प्लस कुछ भाग में वह चांद पर पहुंच पा रहा है, तो कल्पना कीजिए कि 1 मिनट में लाइट कहां पहुंच चुकी होगी, और कल्पना कीजिए कि लाइट 1 घंटे में कहां पहुंच चुकी होगी, और कल्पना कीजिए कि लाइट 1 महीने में कहां पहुंच चुकी होगी, और कल्पना कीजिए कि लाइट 1 साल में कहां पहुंच चुकी होगी। जो इतने डिस्टेंस होगी उसी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो हमने ये मान चुके कि इस ऑब्जेक्ट से यहाँ की डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, मतलब अंकुश से इसकी डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, और राजकुमार से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 2 लाइट ईयर के बराबर है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विस्फोट होता है, एक धमाका होता है। तो सबसे पहले वहां से लाइट गुजरेगी, सीधी सी बात है, और कहां हो जाएगी? अंकुश की तरफ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से टकराने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, अथवा वह ऑब्जेक्ट जो होता है वह स्वयं लाइट को इमिट करता है। उदाहरण के लिए हम सन एवं आसमान में विभिन्न प्रकार के स्टार्स को केवल तभी देख पाते हैं क्योंकि वे लाइट को एमिट करते हैं। इसी प्रकार हम चांद को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चांद सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है एवं हमारी आंखों की तरफ भेजता है, और वह प्रकाश जब हमारी आंखों में एंटर करता है तो इस प्रकार से हम चांद को देख पाते हैं। तो यहाँ पर एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के पश्चात लाइट आगे बढ़ती है, और 1 साल बाद, वैसे तो ये घटना 1 साल पहले हो चुकी है, 1 साल बाद ये अंकुश के पास पहुंचता है। अब हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल चीज मानते हैं कि अंकुश और राजकुमार के पास आध्यात्मिक शक्ति है, और वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आंख बंद करके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, उसका जवाब आपको बाद की वीडियो में मिलेगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आध्यात्मिक शक्ति का यहाँ पर हाइपोथेटिकल चीज लेकर आऊंगा कि अंकुश और राजकुमार के पास आध्यात्मिक शक्ति है, एवं ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मन के द्वारा एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो जब लाइट यहाँ तक पहुंच चुकी होगी तो ऐसी स्थिति में अब अंकुश राजकुमार के भविष्य को देखने में सक्षम है, क्योंकि ये वाली सूचनाएं अंकुश के पास पहले आ चुकी हैं। तो अंकुश इसको बता सकता है राजकुमार को, भाई देखना 1 साल बाद एक विस्फोट होगा और तू उसको देखेगा, मैं इसकी भविष्यवाणी करता हूं। और ये बात सत्य है। 1 साल बाद जब प्रकाश यहाँ पहुंच चुका होगा तो राजकुमार अंकुश की भविष्यवाणी को सच होता हुआ देखेगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि प्रकाश से तेज भी कोई चीज संभव है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पर, कि चलो मान लेते हैं कि प्रकाश से कोई चीज तेज संभव है, तो कोई सिग्नल प्रकाश से तेज चलता है और राजकुमार के पास सबसे पहले जाता है। तो अब वैसे भी आपको महसूस हो, कोई सिग्नल यहाँ से यदि यहाँ से ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले तो अंकुश के पास सूचना जाएगी ना, उसके बाद राजकुमार के पास जाएगी। अगर हम ये बोले कि राजकुमार के पास सूचना पहले जा रही है तो ये कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक करता है। दूसरे शब्दों में, राजकुमार यहाँ पर अंकुश के भविष्य को देखने में सक्षम नहीं है। जो भविष्यवाणी क्या है इसके संबंध में है कि ये ऑब्जेक्ट ब्लास्ट होता है। देखिए कॉजेलिटी का प्रिंसिपल होता क्या है। देखो कॉजेलिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि सबसे पहले कॉज आता है, उसके बाद इफेक्ट आता है।
यही कॉजेलिटी का प्रिंसिपल है। जैसे एक कांच के गिलास की कल्पना कीजिए, मैं उसको फर्श पे गिराता हूं, गिराने के पश्चात उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर कॉज क्या है? कांच का धरती पर गिरना एक कॉज है, एवं इफेक्ट क्या है? कांच के गिलास का टूटना। तो पहले इफेक्ट आएगा कि कॉज आएगा? पहले कॉज आएगा, उसके बाद इफेक्ट आएगा। तो राजकुमार का अंकुश की भविष्यवाणी करना सेम ऐसा ही है जैसे कि बिना जमीन पे गिलास के गिरे हुए उसका टूटना, अर्थात ये कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक करता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि प्रकाश से तेज कोई चीज संभव है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, एवं इसके द्वारा हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपने इस तरह के वीडियोस पहले भी देखे होंगे √2 के संबंध में, बट जो हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य था वह आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को समझाना था, उसको महसूस करवाना था, ताकि आप यह महसूस कर सके कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है, क्योंकि हम उसी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, कल हमारा वीडियो इनकम्प्लीट छूट गया था क्योंकि कल लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से हम अपने वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में आपको खैर ये वीडियो इसी के द्वारा अटैच मिलेगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा था इससे पहले कि मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है एवं वह किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करने में हमारी हेल्प करता है। हमने कॉन्सेप्ट के तौर पे एक चीज विकसित की थी कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन अर्थात विरोधाभास के नियम के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं तो हम हमेशा उस स्टेटमेंट का अपोजिट मानेंगे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट मानेंगे, हम ये बोलेंगे उस टेक्निक के द्वारा, इफ पॉसिबल सपोज दैट √2 इज रेशनल नंबर। तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर की शुरुआत हम यही से करते हैं। प्रूफ, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे ही हम रेशनल नंबर देखते हैं तो हमें सीधे ही आभास हो जाना चाहिए कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है अर्थात हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी अगली लाइन बिल्कुल ऐसी ही होगी। देखो, दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू a/b। चलिए a/b यहां पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक बाउंड्री भी लगाई जा सकती है। हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को मैथ आपको किसी भी नंबर को 0 से भाग देने की परमिशन नहीं देती है, इसलिए हम लिख सकते हैं b डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मित्रों, यहां पर हो सकता है कि जो ये नंबर हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। यहां पर हमारे लिए सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हो सकता है कि ये नंबर ऐसा हो। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म तब कहेंगे जब इन दोनों का एचसीएफ 1 के बराबर आएगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ 1 के बराबर नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अगर मैं इन दोनों नंबर को इनके एचसीएफ से भाग दूं तो ऐसी स्थिति में यह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 20 और 8 का एचसीएफ होता है 4, तो 4 से भाग देने पर मेरे को मिलेगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर मिलेगा 8 को भाग दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 का एचसीएफ कितना होता है 1। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इस नंबर को हमको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए, तो हम यहाँ पर करेंगे ऐसे, लेट एचसीएफ ऑफ a, b इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को अल्फा से भाग दूंगा और वो इजिली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए √2 इज इक्वल टू a/अल्फा अपॉन b/अल्फा। कोई समस्या तो इसमें है नहीं क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाएगा। इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि a/अल्फा की वैल्यू p आती है, कुछ ना कुछ तो उसने आना ही आना है, तो हमने उसको मान लिया कि वो p आता है। और ये भी मान लेते हैं कि b/अल्फा की वैल्यू q के बराबर आती है, तो चलिए इसको q लिख देते हैं।
सुविधा के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं आपका सेकंड इक्वेशन और साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई हमने इसको ऐसा लिखा E अपॉन एल्फा इज इक्वल टू P और B अपॉन एल्फा इज इक्वल टू Q। इज दैट क्लियर? आप समझ गए? तो देखिए इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने ये बोला कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P Q का HCF 1 के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड इट इज 1। लिख सकते हैं। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड इट इज 1। इट इज 1। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ये हमारे काम आएगी। देखिए ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेकंड इक्वेशन से अगर हम दोनों और स्क्वायर करते हैं तो कोई समस्या तो इसमें है नहीं। तो सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहां पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए, यू विल गेट P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। मित्रों यहां पर देखिए जो P स्क्वायर है वह दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है, 2 एवं Q स्क्वायर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 36 है, 36 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 4 होता है। हम देख सकते हैं कि 36 प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है 9 एवं 4 के। 9 इसको काटता है, 9 चौको 36 और 4 भी इसको काटता है। इसी प्रकार जब ये जो नंबर है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है तो ऐसी अवस्था में ये 2 इसको काटेगा, ठीक है। और मैं वही यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखिए दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जैसे हमने इसको देखा हमको अंतर ध्यान हो जाना चाहिए कि 2 एक प्राइम नंबर है और थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं कि अगर P स्क्वायर को कोई गिवन प्राइम नंबर काटता है तो ऐसी अवस्था में वह प्राइम नंबर उसके अंडर रूट को भी काटेगा। उदाहरण के लिए अगर हम 81 को देखें, 81 इज इक्वल टू होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। इस 81 को एक प्राइम नंबर काटता है जिसका नाम है 3 और यही 3 9 को भी काटता है और यही स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा हुआ है। जब P स्क्वायर को 2 काटता है तो ऑब्वियस सी बात है कि P को भी 2 काटेगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट P इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर P 2 से डिविजिबल है तो वैसे इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए अगर हम चाहें तो देखिए डिविजिबल का मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे 36 4 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका आंसर यहां पर 36 आएगा और यहां पर 0 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा, यहां पर 9 होगा। जब P को 2 काट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसा होगा। देखिए P यहां पर कुछ आएगा और यहां पर P आएगा और यहां पर फिर 0 आएगा। हमको यहां पर कोई नंबर मानना पड़ेगा। देखिए तो आप कुछ ही मान सकते हैं, हम एक काम करते हैं यहां पर मान लेते हैं n। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम जानते हैं कि जो P की वैल्यू होती है वो इन दोनों नंबर के एडिशन प्लस रिमाइंडर के एडिशन के बराबर होती है, यानी P इज इक्वल टू 2n प्लस 0। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2n। इज दैट क्लियर? अब देखें यहां पर P एक नंबर है, यह दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है। जैसे देखिए जैसे 36 इज इक्वल टू होता है 12 इंटू 3, तो हम क्या कहते हैं 12 इज अ फैक्टर ऑफ 36, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 36। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार P 2 एवं n के फैक्टर के रूप में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर देखिए कि दिस इंप्लाइज दैट 2 is a factor of P।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर इसको मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर, अब हम इस इक्वेशन को दोबारा पकड़ते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, पी बाई क्यू, और पी की वैल्यू कितनी है, 2n के बराबर। तो चलिए 2n यहां पर रख देते हैं, 2n अपॉन क्यू। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, यू विल गेट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए सेम टू सेम यही वाला स्टेटमेंट यहां पर उतर चुका है। हम यहां पर ये कहते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देखिए दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और अगर क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है तो सीधी सी बात 2 क्यू को भी काटेगा। अभी तो हमने इसको डिस्कस किया था। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज डिविजिबल बाई 2। इज दैट क्लियर? तो अगर क्यू 2 से कट रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 विल बी द फैक्टर ऑफ क्यू। ऑब्वियस सी बात है, जैसे 36 को 4 काटता है तो 4 फैक्टर तो होता है 36 का। इसी प्रकार क्यू 2 से कट रहा है, इस प्रकार 2 विल बी फैक्टर ऑफ क्यू। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए यहां पर फोर्थ एवं फिफ्थ इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए 2 p के पास भी है फैक्टर के रूप में और 2 q के पास भी है फैक्टर के रूप में। तो इन दोनों इक्वेशन को आधार बना के हम ये कह सकते हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो देखिए फोर्थ एंड fifth equation implies that 2 is a factor of p and q। मित्रों यहां पर देखिए, यहां पर एक अजीब सी घटना घटित हो चुकी है। देखिए इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए। देखो p and q have only one common factor and it is 1। और यहां पर क्या आ रहा है, 2 is a factor of p and q, जबकि इसने कहा था कि एक के अलावा इसका कोई भी फैक्टर संभव नहीं है। तो ये उल्टी चीज हमारे पास कहां से आई? तो विरोधाभास के नियम से हम कह सकते हैं कि ये उल्टी चीज हमारे पास इसलिए आई क्योंकि हमारी शुरू की कल्पना ही गलत थी। और वो कल्पना क्या थी, अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर मानना। तो बस हम यहां पर ये लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट p and q have only one common factor and it is 1। This implies that our assumption is wrong to say that under root 2 is a rational number। This implies that under root 2 must be irrational number। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे। देखिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that p and q have only one common factor which is 1। थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, बचपन से मेरी राइटिंग खराब रही है। इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट p and q have only one common factor and it is 1। दिस इंप्लाइज दैट अवर assumption, यानी हमारी अभिधारणा गलत है। अवर assumption is wrong to say that p, q
to say that under root 2 is a rational number. This implies that under root 2 is an irrational number. और यही इसका सत्यापन था। तो मित्रों, आज आपने देखा कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।